पेज नंबर 74 पे थे। इसमें जो न्यूज़ थी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था कि जो टर्की है, जिसका नाम अब तुर्की हो गया है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो बेसिकली FATF होता क्या है? FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेक करता है कि किसी देश में बड़े स्तर पर कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है। धांधलेबाजी मनी में, या फिर मनी को इलीगली कहीं से किसी एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। टेररिज्म के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है मनी। तो FATF ये चेक करती है। तो जो FATF है उसने टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इनकी दो लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ जाता है तो बाकी और कंट्रीज़ के बीच में उसकी जो इमेज होती है वो ख़राब हो जाती है। बिजनेसमैन उस देश में जाना नहीं चाहते हैं और एक तरीके से उस बहुत इमेज ख़राब हो जाती है उस कंट्री की। ब्लैक लिस्ट में होता है कि FATF हर किसी को कह रहा होता है कि प्लीज़ आप इस देश से ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ ना कीजिए क्योंकि ये देश बहुत ही ख़राब है। ब्लैक लिस्ट में तो ये होता है। तो उस लिस्ट से बाहर आ गया टर्की। मतलब टर्की ने अपने देश में सुधार वगैरह किए हैं, इसी वजह से टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। बेसिकली अब वो ठीक कंट्री है, नॉर्मल कंट्री बन गया। तो FATF ने किस कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है? टर्की को। ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि जो FATF है पेज नंबर 75 पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। और FATF के टोटल मेंबर्स हैं 39 और ये बनाया गया था G7 के द्वारा। इसमें इतना इम्पोर्टेंट, इसकी दो लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट खबर इसी के जस्ट नीचे है। वो कह रहा है कि साउथ कोरिया, US एंड जापान ने अपनी पहली ट्राईलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज शुरू करी है। मतलब इन तीनों देशों ने साथ में मिलकर एक डिफेंस एक्सरसाइज शुरू करी है जिसका नाम है फ्रीडम एज। फ्रीडम एज किसने शुरू करी है? US ने, जापान ने और साउथ कोरिया ने। अब जो डेनमार्क देश है, इससे नीचे वाली न्यूज़, जो डेनमार्क देश है वो पहला देश बन गया है जो कि कार्बन टैक्स लगाएगा पिग्स पे एंड काउस पे। कार्बन टैक्स का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाना जिन चीज़ों से ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो काउस पिग्स की वजह से मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए काउस एंड पिग्स के जो प्रोडक्ट हैं उसको लोग कम यूज़ करें, इसलिए उस प्रोडक्ट्स पे वो जो डेनमार्क कंट्री है वो टैक्स लगा रहा है जिसका नाम है कार्बन टैक्स। तो डेनमार्क पहला कंट्री है ऐसा। उसके बाद में राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे तो हमको न्यूज़ पढ़नी है थाईलैंड वाली। कि थाईलैंड ने पास किया है मैरिज इक्वलिटी बिल और पहला देश बन गया है साउथ ईस्ट एशिया का जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है या फिर समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है, लीगलाइज कर दिया है। फिर उससे नीचे वाली न्यूज़ जो है, नीचे वाली न्यूज़ बता रहा है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट जगह पे अगर कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी या टेलीस्कोप लगाया गया है तो वो लगाया गया है टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, TAO, जिसको बोलते हैं एक तरीके से जापानीज़ यूनिवर्सिटी का एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि चिली में लगाया गया है। टोक्यो अटाकामा यूनिवर्सिटी चिली में लगाया है, सबसे ऊंचाई पर ऑब्जर्वेटरी बनाई है स्पेस को या फिर अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेज नंबर 76 पे नाटो की 75 एनिवर्सरी है। मतलब नाटो 75 साल का हो गया है। कब बना था नाटो, कौन से ईयर में? 1949 में बना था। और नाटो के हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं तो नाटो के हेडक्वार्टर है ब्रसल्स। ब्रसल्स एक जगह है बेल्जियम देश में, या बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रसल्स, वहाँ पर नाटो के हेडक्वार्टर है। उसके बाद में फिर एक खबर छोड़ के नीचे वाली खबर है कि जो CAG है, इंडिया की CAG, उसने नेपाल के साथ में MOU साइन किए हैं। ठीक है।
उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाला जो न्यूज़ है कि कतर ने 8 भारतीय नौसेना के जो सैनिक थे या जो वेतरन थे जो ऑलरेडी सर्व कर चुके के रिटायर हो गए थे, तो ऐसे 8 रिटायर्ड नौसैनिक्स को छोड़ दिया है। एक्चुअली में कतर ने उनको पकड़ लिया था और उन पर इल्ज़ाम लगा था कि ये इंडिया के लिए जासूसी कर रहे हैं कतर के अंदर, और उनको फांसी की सज़ा दे दी थी कतर ने, लेकिन भारत के इंटरवेंशन के बाद में अब उन्हें छोड़ दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि कौन से देश में पकड़े गए थे, तो कतर में पकड़े गए थे। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एक समिट हुई है इंडस एक्स। तो इंडस एक्स समिट कहाँ हुई है? कैलिफोर्निया यूएस में हुई है, और किस चीज़ के लिए? डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों के लिए हुई है इंडस एक्स कैलिफोर्निया में। फिर नेक्स्ट वाली साइड में आ जाते हैं तो हमको मिलता है एशियान का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो एशियान की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हो रही है? लाओस में हो रही है। ईस्ट एशिया समिट भी लाओस में हो रहा है, एशियान समिट भी लाओस में हो रही है। उसके बाद पेज नंबर 77 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 77 में अगर हम न्यूज़ देखेंगे इटली वाली, तो वो कह रहा है कि जो इटली है वो उसने एग्ज़िट कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कौन सा कंट्री है जिसने अपना को बाहर कर लिया है? तो वह इटली। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत मार्ट करके एक मॉल खोला जाएगा। किस देश में खोला जाएगा? दुबई में खोला जाएगा। तो भारत मार्ट करके एक मॉल कहाँ खोला जा रहा है? दुबई में खोला जा रहा है। उसके बाद में 77 पेज नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट न्यूज़ है, नगोर्नो कारबाख रीजन। तो जो नगोर्नो कारबाख रीजन है वो एक रीजन है, रशिया के पास 2 देश हैं, अज़रबैजान और आर्मेनिया। तो अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये जो हिस्सा है नगोर्नो कारबाख, ये डिस्प्यूटेड हिस्सा है। नगोर्नो कारबाख पे अज़रबैजान भी क्लेम करता है और आर्मेनिया भी क्लेम करता है। इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, तो ये याद रखना। उसके बाद में फिर राइट वाले साइड में आ जाते हैं 77 पेज नंबर पे। सऊदी अरेबिया ने फर्स्ट टाइम मिस यूनिवर्स के लिए अपनी कंटेस्टेंट या अपने देश की एक महिला को भेजा, जिसका नाम है रूमी अल कहतानी। तो सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये मुस्लिम कट्टरपंथी देश था, तो अभी तक इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। पहली बार एक कंटेस्टेंट को सऊदी अरेबिया भेज रहा है, उनका नाम है रूमी अल कहतानी। फिर ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती इंडिया ने चलाया था। हैती एक देश है कैरेबियन आइलैंड के अंदर, या फिर यूएस के पास छोटे छोटे आइलैंड है, उन्हें बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड। तो वहाँ जो हैती में कुछ इशू हो गया था, तो हैती से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। फिर नेपाल ने अपनी टूरिज्म कैपिटल बनाया है पोखरा को। पोखरा एक जगह है नेपाल के अंदर जिसको नेपाल ने अपनी टूरिस्ट कैपिटल बनाया है, टूरिस्ट कैपिटल पोखरा। फिर नेपाल से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, नेपाल ने सबसे पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है। रेनबो टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है ऐसा कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर LGBT या फिर जो सेम सेक्स मैरिज वाले जो ऐसे लोग होते हैं वो आते हैं। तो नेपाल पहला देश बना है ऐसा। अब यूएस के अंदर, अब 78 वाले पेज नंबर पर आ गया, यूएस के अंदर एक ब्रिज कोलैप्स हो गया है, जो कि कौन सी जगह पे था? बाल्टीमोर एक शहर है वहाँ का, वहाँ था। तो बाल्टीमोर ब्रिज डिज़ास्टर कहाँ हुआ है? यूएस में हुआ है। कौन सी रिवर पे? पताप्स्को रिवर पे। एक्चुअली में क्या हुआ था, यहाँ पे कोई ट्रक आया था, ट्रक ने टक्कर मार दी थी और उससे ब्रिज कोलैप्स हो गया था। तो बाल्टीमोर यूएस में जगह है जहाँ पे ब्रिज कोलैप्स हो गया था। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो 78 पेज नंबर पे राइट हैंड साइड में बीच में आ जाते हैं कि कौन सा देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। अभी हमने पढ़ा था किसने कर दिया? थाईलैंड ने कर दिया। और अभी फिर हम देख रहे हैं ग्रीस या फिर ग्रीक जो जगह है, ग्रीस जो देश है, उसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। फिर उसके नीचे का देखते हैं तो कौन सा देश है जिसने वीज़ा को हटा दिया है भारत से
नॉर्मल जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं वो आराम से आ जा सकते हैं उसके देश में। तो ईरान ने अबॉलिश कर दिया वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टूरिस्ट। अब उससे नीचे वाली खबर, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? तो यूएसए एंड मैक्सिको होस्ट करेंगे। यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। जिसमें से जो फाइनल होगा, फाइनल कौन से स्टेडियम में होगा? मेट लाइफ स्टेडियम में होगा। मेट लाइफ स्टेडियम कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो मेट लाइफ स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप होगा। ये देख लेते हैं। अब चल के आते हैं हम लोग नेक्स्ट 79 वाले पेज नंबर पे। तो WHO की कॉन्फ्रेंस हुई थी गांधीनगर गुजरात में, जिसके अंदर हमने गुजरात डिक्लेरेशन को साइन किया है। गुजरात डिक्लेरेशन किसके लिए? जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, इनके रिगार्डिंग एक सबमिट हुई थी। कहाँ हुई थी? गांधीनगर में। WHO ने करवाई थी। गुजरात डिक्लेरेशन याद रखना, ठीक है। उसके बाद में 79 वाले पेज नंबर पे राइट हैंड साइड पर आ जाता है। पहली न्यूज़ है, ऑक्सफोर्ड ने मलेरिया वैक्सीन बनाई थी। वो सबसे पहले कहाँ प्रयोग में ली जा रही है? घाना के अंदर। घाना कैसा देश है? घाना अफ्रीका का देश है और यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई जो मेडिसिन है वो काम आ रही है, जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स, R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। उससे दो खबर नीचे आते हैं 79 पेज नंबर पे। नोबेल पीस प्राइज़ 2023। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 किसे मिला है? ईरान में एक महिला हैं जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, उनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2023। क्यों? क्योंकि वो महिलाओं की हक की आवाज़ ईरान में उठाती हैं, इसलिए। अब एक क्वेश्चन छोड़ के उससे नीचे देखते हैं। इंडिया की IIT मद्रास ने अपना सबसे पहला भारतीय जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उस मद्रास ने अपनी एक ब्रांच खोली है। किस देश में? तंजानिया में। तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ठीक है। तंजानिया में IIT मद्रास ने अपनी एक ब्रांच खोली है, याद रखना। अब पेज नंबर 80 पर आते हैं। पेज नंबर 80 में रैंकिंग इंडेक्स वगैरह देख लेते हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसमें सिर्फ 4 हम देखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये कौन निकालता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो नाम की संस्था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालती है। मतलब कौन सा देश कितना ज़्यादा इनोवेशन कर रहा है, नई नई चीज़ें खोज रहा है। उसमें इंडिया का जो स्थान है वो है 40, सबसे नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड। फिर दूसरा जो हमें इस लिस्ट में से देखना है वो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कौन ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक है कंपटीशन के अंदर 39, पहले पे है सिंगापुर। उसके बाद में हमको जो देखना है, तुम आराम से मार्क करते रहना, तुम लोग आराम से मार्क करते रहना, मैं बस बता रहा हूँ, पॉज करके इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन बनाता है? ग्रीन वॉच करके एक NGO बनाता है। भारत की रैंक है 7th रैंक है। और टॉप रैंकिंग किसकी है? डेनमार्क की है। किसी भी कंट्री को 1, 2, 3 तक रैंक नहीं किया गया है। जो पहली कंट्री है वो डेनमार्क ही है, 4th पोजीशन पे। उसके बाद में है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, कि रहने लायक कौन सा क्षेत्र है सबसे ज़्यादा अच्छा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो 141 पे दोनों हैं, दिल्ली एंड मुंबई बोथ, ये दोनों आते हैं, ठीक है। अब हम पेज नंबर 81 को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खास नहीं है। अब आते हैं पेज नंबर 82 को, 82 पर आते हैं। पेज नंबर 82 पर आते हैं, जिसके अंदर है 5 साल कंप्लीट हो गए हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं है, यह है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, फार्मर के लिए पेंशन स्कीम है ये। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2019 में लॉन्च हुई थी, ये टिक कर लेना। किसके लिए है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जिसके अंदर फार्मर को एटलीस्ट 3,000 रुपये तो मिलते ही हैं 60 साल के ऊपर हो जाने के बाद।
उसके बाद में पेज नंबर 82 के अंदर ये वाली जो न्यूज़ है कि टाटा जो कंपनी है वो असम के अंदर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोल रही है। ये इम्पोर्टेंट है। असम के अंदर कहाँ पे? जागीर रोड आसाम। जागीर रोड आसाम में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोले जा रही है। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। उसके बाद में 82 वाले पेज नंबर पे राइट हैंड साइड पर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नई पेंशन स्कीम निकल के आई है जिसे बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या है कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेसिकली एक पेंशन स्कीम है जो कि रिप्लेस करेगी नेशनल पेंशन स्कीम को, एनपीएस को यूपीएस से। कोई अगर व्यक्ति चाहता है कि वो एनपीएस को ना लेके यूपीएस को लेना चाहे तो वो भी कर सकता है और यूपीएस के अंदर जा सकता है। तो बस याद रखना यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग पेज नंबर 83 पर आते हैं। 83 के अंदर ये जो ग्रे बॉक्स दिया हुआ है, ये जो राशन की दुकानें हैं जहाँ पे राशन मिलता है, उन दुकानों को अब बोला जाएगा जन पोषण केंद्र। क्या बोला जाएगा? जन पोषण केंद्र बोला जाएगा। राशन की दुकानों को जन पोषण केंद्र, ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं 84 वाले पेज नंबर पे। 84 पेज नंबर पे है भारत टैक्स 2024। भारत TEX 2024। ये क्या था? एक टेक्सटाइल की बेसिकली जो टेक्सटाइल और फैशन से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस थी जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है और इसमें एग्जीबिशन वगैरह लगाई गई थी टेक्सटाइल से रिलेटेड। अब 84 पेज नंबर पर ही राइट हैंड साइड पे अटल सेतु। मुंबई के अंदर मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए एक पुल बनाया गया है जिसे बोला गया है अटल सेतु, और इसे और क्या बोलते हैं? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और ये टोटल कितने किलोमीटर का है? 21 किलोमीटर का है, 21.8 किलोमीटर। ठीक है। और इसको अटल सेतु बोलते हैं और ये मतलब दुनिया का नहीं, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, सी ब्रिज है इंडिया के अंदर। उसी के नीचे जो न्यूज़ है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? वही कि 300 यूनिट बिजली मिलेगी 1 करोड़ हाउस होल्ड को, जो सोलर पैनल्स हैं वो दिए जाएंगे सब्सिडाइज रेट पे। तो ये सब इस योजना के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं 85 पेज नंबर पे। 85 पेज नंबर पे जो लास्ट वाला टॉपिक है यशोभूमि। यशोभूमि क्या है? यशोभूमि भी एक तरीके का इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर है जो कि दिल्ली में खोला गया है। और किस जगह है? दिल्ली में द्वारका है, द्वारका में खोला गया है। यहाँ मीटिंग्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं, एग्जीबिशन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यशोभूमि। अब पेज नंबर 86 पर आते हैं। पेज नंबर 86 में क्या है? PLFS एनुअल रिपोर्ट। PLFS क्या होता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका फुल फॉर्म है। और ये सर्वे कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, वो इस सर्वे को कराता है। इसमें वही पता लगाते हैं कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, एट्सेट्रा। हमें वो आंकड़े याद नहीं करने, बस इतना याद करना है कि PLFS का जो सर्वे होता है वो कौन करवाता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करवाता है, जो कि किस मिनिस्ट्री में पड़ता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में पड़ता है। अब पेज नंबर 86 पे जो राइट हैंड साइड पर है कि खरीफ क्रॉप्स में कितनी MSP रखी गई है। बहुत बार PCS क्या करता है? MSP पूछ लेता है किसकी? इम्पोर्टेंट क्रॉप की, जैसे राइस की पूछ लेगा, वीट की पूछ लेगा। तो अगर हम देखें इस टैली के अंदर अगर तुम देखोगे पैडी कॉमन क्रॉप जो टेबल बनी हुई है, तो MSP कितनी है? 2300 रुपये प्रति कुंटल है। तो पूछ लेगा कि पैडी की MSP कितनी तय करी है? 2300 रुपये प्रति कुंटल। सिमिलरली राबी क्रॉप में देखो पेज नंबर 87 पर, तो उसमें वीट की दे रखी है। वीट की MSP कितनी है? 2275 रुपये प्रति कुंटल। तो पैडी है 2300 रुपये प्रति कुंटल, वीट है 2275 रुपये प्रति कुंटल, ये याद रखना। अब नीचे वाला है इंडियाज़ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी रही? हमें नहीं देखना कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं रही है।
इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता पीसीएस। जो राइट हैंड साइड पे पेज नंबर 87 में जो बॉक्स दिया हुआ है, दूसरा वाला बॉक्स, कि किस देश के साथ में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, तो नंबर 1 पर है रैंक पे चाइना। ये पूछ सकता है कि नंबर 1 ट्रेड पार्टनर कौन सा है इंडिया का, तो वो है चाइना। नंबर 2 ट्रेड पार्टनर कौन सा है, यूएसए है। और नंबर 3 ट्रेड पार्टनर कौन सा है, यूएई है। तो नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 यूएई। तो और नंबर 4 पे रशिया। तो चाइना, रशिया, चाइना, यूएसए, यूएई एंड रशिया, ये हैं सीक्वेंस वाइज हमारे ट्रेडिंग पार्टनर। हमें इतना याद रखना है। अब पेज नंबर 87 में सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है या लास्ट लाइन है वो देखो। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स होता है ग्रेन्स, मतलब सीरियल्स का मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग व्हीट वगैरह खाते हैं तो सीरियल होता है। तो सीरियल सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है भारत में, उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है। अब अगर तुम पेज नंबर 88 में राइट हैंड साइड वाला देखोगे तो उसमें लिखा होगा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है। ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, सोयाबीन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है, ग्राउंडनट गुजरात प्रोड्यूस करता है। फिर उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ये बोल्ड में लिखा हुआ है। तो बस इतना देख लो, ज़रूरी नहीं इसको याद करो क्योंकि ये ऑलरेडी हमको याद हो चुका है। उसके बाद में फिर पेज नंबर 89 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 89 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या बताती है कि ब्याज दर कितने रहेंगे, ब्याज बढ़ेगी या ब्याज घटेगी लोन लेने पे देने पे। तो उस पर एमपीसी रेगुलेट करती है, डिपेंड करता है कि इकॉनमी किस तरीके से चल रही है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, नाम याद रखो, शक्तिकांता दास। और मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है भारत के, इतना याद रखना। अगर तुम पेज नंबर 90 पर आ जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल्क प्रोडक्शन का डेटा, एग प्रोडक्शन का, मीट प्रोडक्शन का, वूल प्रोडक्शन का डेटा दे रखा है, वो याद रख लेना है। मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है यूपी, नंबर 2 पर है राजस्थान। एग प्रोडक्शन में दुनिया भर में एग प्रोडक्शन में इंडिया 3rd नंबर पर है, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं आंध्र में, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में, इतना याद रखना है। मीट प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे ज़्यादा मीट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, यूपी में ही हो रहा है। मिल्क भी यहीं प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे ज़्यादा मीट भी यहीं प्रोड्यूस हो रहा है। फिर वेस्ट बंगाल में। अब वूल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो वूल प्रोडक्शन नंबर 1 पर है राजस्थान, नंबर 2 पर है जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना राजस्थान वूल प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अब पेज नंबर 91 पर आ जाओ। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, तो एक महिला हैं क्लॉडिया गोल्डिन, जो कि यूएसए को बिलोंग करती हैं। तो क्लॉडिया गोल्डिन, गोल्ड मतलब सोने वाली, तो क्लॉडिया गोल्डिन को नोबेल प्राइज़ मिला यूएसए के अंदर। और वो अभी तक जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं इकोनॉमिक्स में, वो तीसरी महिला हैं जिनको ऐसा कोई अवार्ड मिला है, क्लॉडिया गोल्डिन, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इतना देख लेते हैं अभी।